कई लोग ये मान के जी रहे हैं कि मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। अरे ऐसे कौन सा काम है जो कुछ नहीं कर सकता? मेरे टीचर ने एक बार कहा, मैंने सर को बोला, सर मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा। मेरे टीचर ने कहा, भूपेंद्र ऐसा कौन सा काम है जो दुनिया में किसी भी एक आदमी ने किया है और तू नहीं कर सकता? अगर कोई एवरेस्ट पे गया है तो तू भी जा सकता है। अगर किसी ने डांस में अपना करियर बनाया है तो तू भी बना सकता है। कोई माइकल जैक्सन बनाया तो तू भी बन सकता है। कोई लता मंगेशकर बनाए तो तू भी बन सकता है। कोई खेल में नाम कर रहा है तो तू भी कर सकता है। बस तुझे यस राइट टाइम पे राइट रेसिपी राइट तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर कोई भी आदमी स्पीकर बन सकता है तो तू भी बन सकता है। कोई भी आदमी अगर लीडर बन सकता है तो तू भी बन सकता है। कोई बिजनेसमैन बन सकता है तो तू भी बन सकता है। कोई आदमी 100 करोड़ कमा सकता है तो तू भी कमा सकता है। एक लड़का मेरे पास आया, बोला कि सर मुझे बहुत ज्यादा करना है, मुझे अपनी जीवन में बहुत आगे बढ़ना है सर, बहुत आगे बढ़ना है। मैंने कहा ठीक है, बहुत आगे बढ़ना है सर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं कमा नहीं पा रहा हूं सर, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, मैं 10 साल हो गए सर, 20 साल हो गए, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, आज तक सर अपना घर नहीं खरीद पाया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा मैं तेरे से बात करूंगा, अभी मैं थोड़ा आधे घंटे बिजी हूं। पूना के अंदर वो मुझसे मिलने आया था और JW मैरियट होटल में मिलने आया था। मैंने उसे कहा एक काम कर, जब तक मैं आधे घंटे में दूसरा मीटिंग फिनिश करता हूं, आप जाइए और पूरे सिटी का एक राउंड लगा के ऐसे ही आ जाइए। 3-4 किलोमीटर का एक छोटा सा असाइनमेंट आपको दे रहा हूं। 3-4 किलोमीटर का वो राउंड लगा के आधे पौन घंटे के बाद वो जब आया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर एक सवाल पूछूंगा आपसे। मैंने कहा एक सवाल आपसे पूछता हूं, कितनी सारी बिल्डिंग्स आपने इस सिटी में देखी? कितने सारे बिल्डिंग्स बनी हुई थी? 1 2 3 4 5 10 15 20 50 100 200 500? बोले सर बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग्स थी सर। मैंने कहा एक बात बता, तू पूना के SB रोड, FC रोड, JM रोड, इन 3 रोड पे घूम के आया होगा? बोले यस। मैंने कहा इसमें हर जगह बिल्डिंग दिखी तेरे को? बोला यस। मैंने कहा एक बात बता, एक एक बिल्डिंग की कीमत, एक एक छोटी सी बिल्डिंग की कीमत इस एरिया में क्या है? तो वो आदमी सरप्राइज रह गया। उसने कहा सर करोड़ों में है, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़ की भी बिल्डिंग है सर यहाँ। मैंने कहा एक बात बता, अगर तू सिर्फ 4 किलोमीटर घूम के आया और इस 4 किलोमीटर के दायरे में 2 लाख बिल्डिंग्स हैं या 1 लाख बिल्डिंग्स है या 50,000 भी बिल्डिंग्स है, इसका मतलब है 4 किलोमीटर के दायरे में 50,000 करोड़पति या 1 लाख करोड़पति हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? कितने करोड़पति हैं 4 किलोमीटर के एरिया में? 50,000 से 1 लाख। मैंने कहा अगर 4 किलोमीटर के एरिया में 1 लाख करोड़पति है जिनके पास 1-1 लाख 1-1 करोड़ से ऊपर की बिल्डिंग है, तो तुझे कौन सी चीज रोक रही है? तू क्या इतना गया गुजरा है? तू क्या इतना छोटा है? तुझे क्या भगवान ने इतना नालायक बनाया है? या तुझे क्या अपने मां बाप ने इतना बेवकूफ बना के पैदा किया है कि तू जो काम एक 4 किलोमीटर के एरिया में लाख लोग कर सकते हैं वो तू नहीं कर सकता? माय डियर फ्रेंड, सोचने वाली बात है। आप और मैं अगर मार्केट में निकल जाए ना तो हमें सैकड़ों बिल्डिंगें मिलती हैं, हमें सैकड़ों कारें दिखाई देती हैं, हमें सैकड़ों पता नहीं किस किस तरह के शोरूम, बिजनेसमैन, ओनर सब देखे। फिर भी कई लोग कहते हैं मैं बिजनेस कैसे शुरू करूं, बड़ा रिस्की है, बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा तकलीफ वाला। अरे तो मत कर, क्योंकि छोटी सोच वाला आदमी वैसे भी आगे नहीं बढ़ सकता। छोटी सोच और पांव की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती। आपने सुना ही होगा इस बात के बारे में, एम आई राइट दोस्तों? छोटी सोच और पांव की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। और अगर आप इतना छोटा सोच रहे हो कि आगे बढ़ नहीं सकते तो छोड़ दो, ये जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं आपका भविष्य आज बता देता हूं, अगर आप ऐसे ही छोटा सोचते रहे, ऐसे ही आप ऑर्डिनरी सोचते रहे, ऐसे ही आप साधारण सोचते रहे, तो आपका भविष्य आज आप 20,000, 25,000, 50,000 जो भी कमा रहे हो, आज के 10 साल बाद आप 70-80 हजार कमाओगे, लेकिन उस समय EMI का बर्डन ज्यादा होगा। इस समय आपकी हेल्थ काम नहीं करेगी, उस समय आप हाइपरटेंशन से 4-5 बीमारियां लेके बैठे रहोगे और जैसे तैसे लड़ते झगड़ते मरते करते थोड़ा बहुत आगे आप बढ़ जाओगे। जैसे तैसे एक घर बना लोगे लोन पे, EMI पे, जैसे तैसे लोन पे EMI पे एक अधिकार ले लोगे, जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा लोगे, जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा के बड़ा करके उनकी शादी का छोटा मोटा इंतजाम कर लोगे। और जब तक आप ये सारी चीजें करोगे, आपकी पूरी जान निकल चुकी होगी, आप पूरे निचुड़ चुके होंगे, आपको लगने लगेगा ये जिंदगी बहुत बेकार थी, मैं इतना अच्छा तरीके से जिया, मैं इतना अच्छाई से चला, मैं इतना सच्चाई से चला, लेकिन भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे भगवान ने तुझे ब्रेन दिया, ब्रेन, भगवान ने ब्रेन दे दिया। और क्या चाहिए भगवान से? भगवान ने क्या दिया? ब्रेन दिया।
लेकिन 90% लोग 80-90 की एज में अपने जिंदगी में ये कंक्लूड कर देते हैं कि आई कांट डू मच। 60 की एज में कंक्लूड कर देते हैं। कई लोग तो 30 की एज में मुर्दे हैं। कई लोग तो 30 की एज में मुर्दे हैं। उनकी बॉडी तो चल रही है लेकिन उनके अंदर आत्मा मर चुकी है, उनके सपने मर चुके हैं, उनका बड़ा सोच मर चुका है, वो बिल्कुल छोटे हो चुके हैं, वो अपने आप को छोटा समझ चुके हैं, वो अपने आप को पूरी तरह से मर्डर कर चुके हैं, अपनी इच्छाओं का मर्डर कर चुके हैं, अपने ऊपर लेबल लगा चुके हैं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं सकता, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, परेशान होना बहुत आसान है, चेहरे पे मायूसी लेके घूमना और लोगों से एक्सपेक्ट करना कि यार कोई तो मुझे मदद कर दो, कोई तो गारंटी दे दो कि मेरी भी सफलता होगी। ऐसी मायूसी उसके चेहरे पे होती है, वो जिसको देखता है उससे जलता है, वो साला आगे बढ़ गया, ऐसा ही शब्द यूज करता है, वो भी आगे बढ़ गया, वो भी आगे बढ़ गया, अरे वो भी आगे बढ़ रहा है, अरे वो भी आगे बढ़ रहा है, उसने ऐसा खरीद दिया। और फिर जब बच्चे कहते हैं पापा उनके घर में बड़ी कार, पापा उनके घर में बड़ा बंगला, पापा उनके घर में सब कुछ, पापा वो लोग विदेश टूर जाते, हम क्यों नहीं जाते? तो पापा के मुंह से डायलॉग बन रहा है, बेटा तेरे पापा ईमानदारी का कमाते हैं, उनके पास 2 नंबर का आता है। बेटा तेरे पापा ने कभी रिश्वत नहीं ली, बेटा तेरे पापा ने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, तेरे पापा हमेशा सच्चाई पे चले। ये कभी दादी बोलेगी, कभी पापा बोलेंगे, कभी मम्मी बोलेगी, कभी दादा बोलेंगे, कभी कोई नाना बोलेगा, कभी कोई नानी बोलेगी, कभी कोई तो सीनियर बोलेगा। दोस्तों मेरी इस बात से सहमत हैं तो नीचे लिख दीजिए कि वास्तव में ऐसा हो रहा है। दोस्तों एक बात बताइए, भगवान ने किसी को कुछ एक्स्ट्रा देके नहीं भेजा। न बिल गेट्स से भगवान को एक्स्ट्रा प्यार था, न भूपेंद्र सिंह राठौड़ से, न धीरूभाई अंबानी से, न नीरज चोपड़ा से, न आपसे, न सचिन तेंदुलकर से, न बिल्कुल एक रोड पे बैठे हुए भिखारी से, किसी से उसको विशेष प्रेम नहीं है। भगवान ने तो सबको 2 चीजें देके भेजी है, एक तो परिस्थिति और उस परिस्थिति में मनस्थिति, ऑलराइट, मन की स्थिति एंड परिस्थिति, ये 2 चीजें हैं, मनस्थिति एंड परिस्थिति। एंड यू नो व्हाट, मनस्थिति को बदलोगे तो परिस्थिति बदलेगी। परिस्थिति जो है वो है, उस परिस्थिति में मनस्थिति कैसी है उसके बेस पे परिस्थिति और दूसरी उत्पन्न होगी, तीसरी उत्पन्न होगी, चौथी उत्पन्न होगी। दोस्तों परिस्थिति बदलनी है, मनस्थिति बदलनी पड़ेगी। आपको अपनी जीवन को चेंज करना है, आपके माइंड में चेंज करना पड़ेगा। जड़ें इधर है, इन जड़ों को चेंज करेंगे तो सब कुछ चेंज होता जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस गाइज? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? मनस्थिति को चेंज करने से परिस्थिति ये होता ही है। दोस्तों कोई भी परफॉर्मर है शुरुआत में स्लो करता है, गाड़ी ऐसे टेक ऑफ करेगी, 21वें दिन तो आप में से हर एक व्यक्ति जिंदगी में अलग होगा, कुछ अलग होगा। और ये मैं बात अलग अकेला नहीं कह रहा हूं, कल आनंद कुमार सर गारंटी लेके कह के गए कि 21 दिन सुन लोगे ना इस वर्कशॉप को तो खतरनाक बदलाव होगा, खतरनाक बदलाव होगा। सो आई वांट टू टेल यू, हम में से हर एक आदमी को अपना माइंड चेंज करना है दोस्तों, और ये वर्कशॉप ही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। इसीलिए दोस्तों पहला सीजन, दूसरा सीजन, तीसरा सीजन, और मैं तो एक ही चीज के लिए पागल हूं, जब तक भारत को बदल नहीं देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। भारत के बच्चे बच्चे तक मुझे अपना थॉट पहुंचाना है। 12 जनवरी 2030 तक 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए लेके घूम रहा हूं क्योंकि इसी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, इसी के लिए जी रहे हैं, इसी के लिए मर रहे हैं, और आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। देंगे ही देंगे, क्योंकि जब किसी की सोच में पावर है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है। और यही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। अरे क्या एम लगा रखा है, घर नहीं है, अरे बड़ा सोचो, देश बदलने की सोचो, घर क्यों नहीं आएगा? दोस्तों जो आदमी दिन रात सोचता रहता है कि हो मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी नौकरी हो जाए, मैं 50,000 एक्स्ट्रा कमा लूं, वो जिंदगी भर में पता है कितना एक्स्ट्रा कमा पाता है? 40-50 हजार रुपया। जो आदमी सोचता है अरे मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूं, उनका ठीक ठाक कर लूं, वो जिंदगी भर में अपने बच्चों को ही पढ़ा पाता है। जो आदमी सोचता है मैं एक एंटरप्रेन्योर बन के 10-20 लोगों को रोजगार दूं, यू नो व्हाट, भगवान उनको सामर्थ्य दे देता 10-20 लोगों को रोजगार देने का। जो आदमी सोचता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, भगवान उसको सामर्थ्य दे देता है समाज के लिए कुछ करने का। और जो आदमी सोचता है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, तो उसे अपने परिवार, अपने घर, अपने बीवी बच्चों के लिए तो जो मिलना है वो अपने आप मिल जाता है। एंड यू नो व्हाट, उसके अंदर वो सामर्थ्य भी आ जाता है कि वो देश के लिए कुछ करे। दोस्तों ये बात मुझे बड़ी लेट समझ में आई। 2012 में मैंने अपने लक्ष्य लिखे, क्योंकि 2012 के पहले देखिए मेरी जर्नी ऐसी रही कि 2002 में मैं
नौकरी पे लगा, 1200 रुपए महीने की नौकरी थी, फिर 3000 रुपए महीने की नौकरी थी, फिर अपने को अंग्रेजी नहीं आती थी तो फुल स्टॉप लग गया था। और उसके बाद मैंने कहा यार अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी। अंग्रेजी सीखने में टाइम लग रहा था, सीख नहीं पा रहे थे। 1996 को पता था कि अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी आ नहीं रही थी। 2005 तक अंग्रेजी सीखने का प्रयत्न कर रहे थे, छोटा मोटा प्रयत्न अपने अपने लेवल पे। कभी अखबार उठा के पढ़ते, किसी कोई कहता है रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ो तो वो लाके पढ़ते, कभी कोई कहता है डिक्शनरी देखो तो डिक्शनरी देखते, कोई कहता अखबार का एडिटोरियल पेज पढ़ो तो वो पढ़ते, कोई कहता बोलो अंग्रेजी में। तो दो दोस्त कहते अब कल से अपन अंग्रेजी बोलेंगे, आधा घंटा भी नहीं बोल पाते और उसके बाद कहते फाड़ में गई अंग्रेजी। ऐसा चलता रहता था दोस्तों। अंग्रेजी नहीं आती थी तो 5000 रुपए की जॉब में 3 साल रगड़ना पड़ा और फुल स्टॉप लग गया। जब 3 साल के बाद भी कोई प्रमोशन नहीं हो रहा था, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा भैया अब कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन एक इंटरव्यू के लिए किया और अजमेर का ही एक कंसल्टेंट था, उसने हमारा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया। और उसने जब इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया तो उसने इंटरव्यू के अंदर हम फेल हो गए, मैं भी फेल हो गया, मेरा एक दोस्त भी फेल हो गया। और उसने लास्ट में हम 3-4 लोग जो फेल हुए उन सबको बुलाया, बोला तुम जैसे लोग जाओ खेती करो, कुछ नहीं कर सकते तुम लोगों, तुम कहां पूना वालों के सामने, दिल्ली वालों के सामने, बॉम्बे वालों के सामने, मेट्रो के सामने, कॉन्वेंट एजुकेटेड लोगों के सामने टिकोगे, जाओ तुम भैंसे चराओ, खेती करो, ऐसा बोला उसने। आता माझी सटकली, अब बड़ा गुस्सा आने लगा दोस्तों। उस दिन इतना गुस्सा आया कि यार अब तो कुछ करके दिखाना है। एंड दोस्तों भगवान कहता है ना, जब स्टूडेंट रेडी हो जाता है, जब स्टूडेंट रेडी हो जाता है तो टीचर भी सामने आ जाता है। जब स्टूडेंट रेडी हो जाता है टीचर अपने आप सामने आ जाता है। दोस्तों मेरे पास भी एक अच्छे टीचर उस समय आ गए। मैम ली करके एक टीचर थी अजमेर की, बड़ी मुश्किल से मुझे वो मिली। एक्चुअली वो कभी भी ट्यूशन लेती नहीं थी, लेकिन उस समय उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड काफ़ी मुसीबत में थी। तो उनका समय, उनके बच्चे दोनों जॉब करते थे बाहर। तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र मैं एक स्टूडेंट ले सकती हूँ, और उस समय मेरा नंबर आया। मैंने उनके साथ 1 महीना पढ़ाई की, और जब 1 महीना पढ़ाई की तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया अंग्रेजी के लिए। और उसके बाद मैं जयपुर चला गया। जयपुर गया, मैंने जॉब से 1 महीने की छुट्टी ली। 1 महीने मेरे को हेमंत अंबानी सर जयपुर में मिले, उन्होंने अच्छी कोचिंग दी, और 2 महीने के अंदर अंदर मेरी अंग्रेजी इतनी जबरदस्त होने लग गई। और उसके बाद मैं 2-3 महीना और प्रैक्टिस किया, फिर कन्वर्जेस में मैं लग गया, फिर 11,000 की नौकरी, फिर 15,000 की नौकरी, और फिर मैं पूना पहुंच गया सीमेंटेक इंडिया में 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए का पैकेज। यस, और धीरे धीरे करते करते 30-35 हजार रुपए महीने के आने लगे। दोस्तों उस समय जब 30-35 हजार रुपए कमा रहा था, और 2009 में एक सेशन अटेंड किया, उस समय 2009 में एक सेशन अटेंड किया कि जो इंसान खुद के लिए जीता है उसे उतना ही मिलता है जितना खुद की जरूरत के लिए जरूरी है। जो इंसान अपने बच्चों के लिए जीता है उसे उतना ही मिलता है जितना बच्चों के लिए और परिवार के लिए जरूरी है। जो इंसान समाज के लिए जीता है उसे समाज के लिए मिलता है। जो देश के लिए जीता है उसे देश के लिए, और जो दुनिया के लिए जीता है उसे दुनिया के लिए। दोस्तों इतना समझ में आ गया उस सेशन से कि आज के बाद मुझे जो करना है दुनिया के लिए करना है, उतना समझ में आ गया। दोस्तों तभी से ये ट्रेनिंग का फील्ड चालू हुआ। इस ट्रेनिंग के फील्ड में डेफिनेटली हम लोगों ने पैसा भी लिया, ये हमारा प्रोफेशन भी है, इसी से हमारा घर चलता है, इसी से हमारी जो भी सपने हैं छोटे मोटे वो पूरे होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छी बात है, अगर मैंने 1 करोड़ कमाया तो मैंने दुनिया को 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ कमा के दिया। ये पावर था ट्रेनिंग के फील्ड का। मैं MIDC पुणे के करीब 1000 से ज्यादा बिजनेसमैन को कोच किया था मैंने 2015 से लेके 2014 से लेके 2017 तक, और इन 1000-1500 बिजनेसमैन में एवरेज बिजनेस ग्रोथ था 4 से 5 करोड़ रुपए का सालाना, यानी कि 5,000 से 15,000 रुपए, 15,000 करोड़ का ग्रोथ उस एरिया में आया। आज तक मैंने 30 से 35 लाख लोगों के साथ बात की है ऐसे लाइव, या तो अपने लाइव वर्कशॉप में फिजिकल में, या फिर डिजिटल वर्कशॉप्स में। और इन डिजिटल वर्कशॉप्स में इतने लोगों से बात की है, इनमें से कई लोगों के मैसेज आते हैं, सर आपका वो सेशन दिया था उसके कारण इतना पैसा हो गया, इतने का उसके कारण मैंने ये कॉल ले लिया, उसके कारण मैं बिजनेसमैन बन गया। सो दोस्तों ये प्रोफेशन की पावर है, इसीलिए एक ही फिलॉसफी के बेस पे ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चल रहा है। और आपको पता ही है वो फिलॉसफी क्या है, व्हेन यू सपोर्ट the world selflessly, the whole universe supports you endlessly। जब आप पूरी शिद्दत से दुनिया के लिए काम करते हो, पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करता है। दोस्तों आज के बाद ये प्रण ले लीजिए, मेरे साथ ही कमिट कर दीजिए कि हम में से हर एक व्यक्ति को एक जबरदस्त शिफ्ट लेके आना है। ओके, हम लोगों को कल मैंने आपको बोला था एक शिफ्ट लाना है एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ। आज मैं आपको दूसरा शिफ्ट
लाने को बोल रहा हूं। देखिए, आप और मैं जिस देश में रह रहे हैं वहां शांति है। आज अगर आप अफगानिस्तान में होते, तालिबान हमला कर रहा है, would you be happy? Would you be excited? Would you be able to live with peace? No, not at all दोस्तों। आप में से कोई भी वहां पे पीस से नहीं रह पाता। थैंक यू सो मच कि हम इस कंट्री में हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम ईसाई हैं, चाहे हम बौद्ध हैं, चाहे हम जैन हैं, चाहे हम जो भी धर्म के लोग हैं, हम में से हर एक व्यक्ति यहां पीसफुली रह रहा है। सो वी ओ टू दिस कंट्री दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने जान दिए तब जाके। तो आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग वन शिफ्ट फ्रॉम रिलीजन के नाम पे, रिलीजन टू, हम में से हर एक आदमी को शिफ्ट करना है अपने आप को। धर्म से हटना है और धर्म से सिर्फ एक धर्म को हमें अपनाना है, विच इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इंसानियती धर्म है यार। क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाते हैं और कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर ये देख के टीका नहीं लगाता है या ये देख के इंजेक्शन नहीं देता कि ये पहले हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, कौन है भाई ये, इसको मैं देखूंगा, अरे ये तो सिखों का हॉस्पिटल है, यहां जैन आ गया, इसको टीका नहीं लगाऊंगा। ऐसा होता है क्या दोस्त? ऐसा होता है क्या? अरे इसको तो खून बिल्कुल नहीं देंगे, इसका एक्सीडेंट हो गया, ये हिंदू है, ये इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको खून नहीं देंगे, ये मुस्लिम है, इसका बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है यार। जब हमें धर्म के नाम पे हमें लड़वा रहे हैं सिर्फ धर्म के ठेकेदार, सिर्फ धर्म के ठेकेदार। दोस्तों ये पूरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। जब आप धर्म के बारे में सोचते हो, और धर्म क्या जो आपको सिखा रहे हैं वो पंडित, पुजारी या मौलवी या जो भी आपके टॉप है, वो लोग कह रहे हैं यही धर्म श्रेष्ठ है, यही। अरे वो धर्म नहीं, वो अपनी गद्दी संभाल रहे हैं। क्योंकि अगर आपने उसको श्रेष्ठ नहीं माना तो उनकी गद्दी हिल जाएगी, उनकी राजगद्दी हिल जाएगी। अरे इतना सा समझ में हमें आना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। बड़ा नहीं सोचना। जो आदमी बड़ा सोचता है वो कहता है मेरा धर्म महान। जो आदमी रिच सोचता है वो सबके बारे में सोचता है, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता है। मुझे पता है कि मैं जब ये बात कर रहा हूं तो सभी को ये बात उस लेवल पे समझ में नहीं आएगी जिस लेवल पे आनी चाहिए, बट फिर भी आ जाए तो ये शिफ्ट लेके आना है दोस्तों। आज अगर मैं कहूं अरे आप में से कोई, मैं तो हिंदू धर्म का हूं, कोई मुस्लिम है इस सेशन में मत आओ, कोई जैन है इस सेशन में मत आओ, कोई सिख है इस सेशन में मत आओ, अरे कोई ईसाई है मत आओ, कोई अमेरिका में जाके है वो मत आओ। अरे यार मेरा क्या वजूद रह जाएगा फिर? अगर एक टीचर ये भेद करने लग गया कि मैं किसको शिक्षा दूं, तो सीखने वाला तो फिर भी सीख ही लेगा। मैं आपको एक महाभारत का किस्सा सुनाता हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देना शुरू किया था पांडवों और कौरवों को। तो वहां पे भीड़ में आके, शिक्षा के भवन में आके कर्ण बैठ गया। तो गुरु द्रोणाचार्य सबका परिचय ले रहे थे। तो उससे पूछा भैया तू कौन है? राजपुत्र तो नहीं दिख रहा तेरे कपड़ों से तू। कर्ण ने बोला मैं राजपुत्र नहीं हूं, मैं सूत पुत्र हूं, मैं दासी पुत्र हूं। नहीं नहीं नहीं, तेरे लिए यहां बिल्कुल जगह नहीं है। बोलता मैं सारथी का पुत्र हूं, तेरे लिए यहां जगह नहीं है। तो कर्ण बहस करने लगा। बोला क्या विद्या के लिए कोई ये राजपाठ देख के या कपड़े देख के आप विद्या का दान करोगे? गुरु का तो धर्म है विद्या दान करना। आप क्या कपड़े देख के, क्या पता मैं लायक हूं? जो लायक है उसको विद्या मिलनी चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने उसको नहीं दी, उसको निकाल दिया बाहर। कर्ण को बड़ा बुरा लगा। लेकिन कर्ण पता है कौन था? जिद्दी था। कर्ण कहता था भैया मुझे जो करना है मैं करूंगा। वो चला गया भगवान परशुराम के आश्रम। लेकिन वहां पे भी एक ही दिक्कत, परशुराम क्षत्रियों को विद्या नहीं देते थे, परशुराम ब्राह्मणों को देते थे। ये ब्राह्मण भी नहीं था, लेकिन इसने कहा मुझे तो सीखना है। इसने अपने आप को पूरा ब्राह्मण कैसे बनते हैं, ब्राह्मण बनने का पूरा प्रोसेस इसने सीखा। फिर परशुराम के आश्रम गया, परशुराम भगवान ने उसको शिक्षा दी और उसके बाद वो सीख के अर्जुन के लेवल का धनुर्धर बन के दोस्तों वापस आया। दोस्तों जिसको सीखना है ना वो सीख जाएगा। व्हाट एम आई सेइंग इज, ये रिलीजन से ह्यूमैनिटी का शिफ्ट आपको और मेरे को लाना है। मेरे साथ कमिट कर दो दोस्तों, भारत को एक बनाना है, भारत को पावरफुल बनाना है, तो हमें यही करना पड़ेगा। क्योंकि धर्म के ठेकेदार और पॉलिटिक्स के ठेकेदार हमें लड़वाते रहेंगे, बार बार लड़वाते रहेंगे, मरवाते रहेंगे। अगर उन्होंने मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ नहीं भड़काया तो उनका वोट बैंक का राजनीति कैसे चलेगा? दोस्तों इतनी तो समझ आपके और मेरे अंदर होनी चाहिए। लेट्स शिफ्ट फ्रॉम रिलीजन टू ह्यूमैनिटी, सॉरी रिलीजन टू ह्यूमैनिटी। हमारा एक ही धर्म होना चाहिए, इंसानियत। ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत। इंसानियत का धर्म अगर हम लोग अपनाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे से जलिए मत यार। जेलसी पता नहीं लोगों ने क्यों मान रखी है। मैं आप लोगों को बताता हूं लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते। लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि लोगों को मन के रोगों से पीड़ा है, मन के रोगों से घिरे हुए हैं लोग, मन के रोगों से पीड़ित हैं। और मन के रोगों में सबसे पहला रोग है चिंता। लोग चिंतित हैं फ्यूचर के लिए, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा सब कुछ कैसा होगा। इसके बाद मन का दूसरा रोग है
जेलसी, जेलसी, ओके। वो आगे कैसे बढ़ रहा है? अब जेलसी ऐसे बोल के तो दिखा नहीं सकते हर जगह, तो कैसे दिखाते हैं? भैया इसकी टांग खींचो, इसको पहले दूसरों के सामने इसको नीचा दिखाओ, इसकी बात की तारीफ मत करो, इसकी बात को सुन रहे हो ये भले अपना है लेकिन इसकी बात बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि इसकी बात सुन के इसकी तारीफ कर दी तो दूसरे इसकी तारीफ करने लग जाएंगे, अपने हाथ से सत्ता खिसक जाएगी। जेलसी ये मन का रोग है, चिंता ये मन का रोग है, जेलसी ये मन का रोग है, नेगेटिविटी ये मन का रोग है दोस्तों, ये नेगेटिविटी मन का रोग है, ये मन का रोग है। छोटी सोच यानी कि नेगेटिव थिंकिंग, स्मॉल थिंकिंग, ये छोटा छोटा संकीर्ण भावना, ये मेरा बच्चा, ये इसका बच्चा, ये मेरा घर, ये इसका घर, ये मेरा देश, ये इसका देश, ये मेरा धर्म, ये इसका धर्म, ये इसका राज्य, ये मेरा राज्य, इसकी ये भाषा, मेरी ये भाषा, ये काला, ये गोरा, ये लड़की, ये लड़का, ये औरत, ये आदमी, ये बहू, ये बेटी। ये छोटी सोच के कमाल है, ये छोटी सोच के कमाल है। ये तो मेरी बेटी है, इसको ज्यादा दूंगी, ये मेरी बहू है, इससे काम करवाऊंगी। ऑलराइट, छोटी सोच। और बहू को बहुत बुरा लगता है जब सास उसके अंदर भेदभाव करती है, लेकिन जब ये बहू खुद सास बन जाती है तो खुद वो ही चीज वापस से रिपीट करती है, वही चीज वापस से रिपीट करती है। कैन यू बीट दैट? यू नो, जो आदमी बॉस है तब वो सोच रहा है, ये मतलब जब कोई एम्प्लॉई है, ये बॉस ऐसा क्यों डिमांड करता है, थोड़े से पैसे ही तो खर्च हो गए, थोड़ा सा यही तो प्रॉब्लम हो गया, इसको थोड़ा सा ही तो लेट हुआ, इसको समझ में नहीं आता मेरा भी घर परिवार है। और जब यही आदमी बॉस बन जाता है, ये नालायक एम्प्लॉय टाइम पे क्यों नहीं आते, इनको मैं पैसा देता हूं। अरे भैया तू समझ तो सही। यू नो, मैं तो इतनी कंपनीज में जाता हूं दोस्तों, प्रॉब्लम सब लोगों की पता है क्या है? मन के रोगों का सबसे बड़ा रोग, मन के रोगों का सबसे बड़ा रोग, और सबसे बड़ा रोग है कंप्लेन करना। कंप्लेन करना। आज बहुत गर्मी है, और फिर ठंड हो गई तो आज बहुत ठंड है, अरे बहुत गर्मी बहुत ठंड, कभी बारिश आ जाए, बारिश आ गई थोड़ी सी 1 घंटा ज्यादा हुई, अरे यार ये तो रुक ही नहीं रही है, पानी पानी है। दोस्तों कंप्लेन 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 कंप्लेन। सुबह उठो तो कंप्लेन, आज तो मैं लेट उठा, ओ आज तो मेरी थकावट हो रही है, ओ आज तो चाय अच्छी नहीं बनी, आज तो खाना अच्छा नहीं बना, आज तो वो टाइम पे नहीं आया, आज तो वो टाइम पे नहीं आया, आज तो गाड़ी खराब हो गई, आज तो ये कंप्लेन्स। दोस्तों हमें आज एक और प्रण लेना है, हमें कंप्लेंट फ्री जिंदगी जीनी है। कौन सी जिंदगी जीनी है? कंप्लेन फ्री जिंदगी जीनी है। कैन वी ऑल कमिट कि आज के बाद कंप्लेन फ्री जिंदगी जिएंगे, कम से कम अगले 21 दिन, तो ज्यादा नहीं, अगले 21 दिन कोई भी कंप्लेन आए, अगले 21 दिन हम में से हर एक आदमी को एक ही चीज कहना है, भैया कंप्लेन फ्री जीवन जीना है। और कंप्लेन फ्री जीवन कैसे जीना है उसका एक छोटा सा मंत्र मैं बता रहा हूं। दोस्तों एक बात बताइए, कंप्यूटर में वायरस आया, क्या बोलोगे? कंप्यूटर में वायरस आया, क्या बोलोगे? क्या करोगे? इनफैक्ट सॉरी, बोलोगे नहीं, क्या करोगे? कंप्यूटर में वायरस आया तो आप में से हर एक आदमी एंटी वायरस डालेगा। इज दैट करेक्ट? कंप्यूटर में वायरस आया तो आप में से हर एक आदमी एंटी वायरस डालेगा ताकि वायरस क्लीन हो जाए। अब माइंड में ये वायरस आता है, नेगेटिविटी का वायरस, चिंता का वायरस, जेलसी का वायरस। दोस्तों क्या करना है? क्या करना है? इस वायरस को तुरंत पकड़ना है और तुरंत क्लीन करना है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। मान लीजिए 2 आदमी थे, ओके? 2 आदमी थे, दोनों के दोनों एक इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। दोनों ने सफेद शर्ट पहनी, बढ़िया टाई वाई लगाई, जबरदस्त तरीके से तैयार हुए, बहुत मस्त तरीके से। अब देखिए दोनों के अंदर वायरस तो घुस ही सकता है, ओके? वायरस को डील करने के लिए पहला थॉट तो मैं आप लोगों को एंटीवायरस में थोड़ी सी देर में देता हूं, लेकिन उसके लिए पहला थॉट, लाइफ इज ओनली 10%, 10% जिंदगी वो है जो आपके साथ घटता है, ओके? एंड 90% जिंदगी वो है जो कि आप उस घटने वाली चीज को मीनिंग देते हो। आज हमारे 3 स्तंभों के बारे में बात कर रहा हूं, उनमें से एक अभी है, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा मैं, लेकिन इसको समझ लीजिए। लाइफ इज जस्ट 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू डील विद व्हाट हैपेंस टू यू। लाइफ में 10% जिंदगी वो है जो आपके साथ घट रहा है, और 90% जिंदगी वो है जो आपके साथ घट रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बाद आप कैसा एक्शन लेते हैं।
तो दो लड़के बिल्कुल इंटरव्यू के लिए निकले, सफेद शर्ट वर्ट मेरी तरह पहन के, टाई वाई लगा के, बिल्कुल तैयार वैयार होके इंटरव्यू के लिए निकले। और जैसे ही वो घर से निकले, एक आदमी घर से निकला, उसके ऊपर कौवे ने बीट कर दी, कौवा ऊपर से उड़ा, कौवे ने उसके शर्ट को गंदा कर दिया। वो रोया चिल्लाया, यार आज के दिन ही मेरे साथ ये होना था क्या, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, वो भगवान आज ही। वो बहुत गालियां दी उसने कौवे को, गया घर पे रोता हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, शर्ट वर्ट खोला। इस चक्कर में वो गाड़ी में एक दो बार भिड़ गया, उसके चक्कर में उसने ट्रैफिक में उसको जाम मिला, ऐसे रास्ते पे उसने गाड़ियां डाली जहां खड्डे थे, वो जल्दी पहुंचने के चक्कर में जल्दी पहुंच नहीं पाया, इंटरव्यू में भी फेल हो गया, उसका पूरा दिन और अगला पूरा महीना खराब हो गया। लेकिन दूसरा इंसान, वो भी सफेद शर्ट वर्ट पहन के निकला, सफेद शर्ट पहन के निकला, ऊपर से कौवा उड़ा, कौवे ने बीट करी, उसका शर्ट गंदा हुआ, वो स्माइल किया और उसने एक एंटीवायरस का इस्तेमाल किया। एंटीवायरस है, आज मैं एंटीवायरस दे रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। वैसे तो आमिर खान बाबा आपको 3 इडियट मूवी में दे चुके ऑल इज वेल, लेकिन मैं आपको दूसरा एंटीवायरस दे रहा हूं और वो मेरा एंटीवायरस है। आज के बाद कुछ भी बुरा होना तो बोलिए हाउ वंडरफुल। क्या बोलना है आपको? हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल मतलब कितना अच्छा हुआ। ओके, आप कहेंगे सर कितना अच्छा हुआ, नहीं नहीं, हाउ वंडरफुल का मतलब है और बुरा हो सकता था। तो ये लड़का जो दूसरा वाला है, इसने देखा कौवे ने बीट की, इसने कहा हाउ वंडरफुल, हाथी उड़ते नहीं है भगवान, थैंक यू, हाउ वंडरफुल। हाथी उड़ते नहीं है। कैन यू इमेजिन व्हाट डिड ही से? ये इसने अपने आप को पॉजिटिव कैसे किया? अगर हाथी उड़ते रहते तो कौवे ने तो इतना ही गिराया, हाथी कितना गिराता समझ लीजिए आप। राइट, जितनों को समझ में आ गया वो हंस सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कल हंस लीजिएगा, कल हंस सकते हैं आप। राइट, ऐसा कोई दिक्कत वाली नहीं है। और आप इसी वीडियो को दूसरी बार, हाउ वंडरफुल, यार और बुरा हो सकता था। दोस्तों, आप कहीं जा रहे हैं मार्केट में, आपका वॉलेट खट के गिर गया या किसी ने चुरा लिया, कैन यू से हाउ वंडरफुल? क्योंकि वॉलेट ही चोरी हुआ है, आप भी चोरी हो सकते थे, आपको भी किडनैप किया जा सकता था। हाउ वंडरफुल। ऑलराइट, ऐसे बात करते करते एकदम से मान लो मेरा माइक थोड़ी सी देर के लिए चला गया, कट 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 बोलिए, कट 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 क्या है वो बाद में समझाते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन ये कट 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 दूसरा एंटीवायरस है। नेगेटिव थॉट आते ही आप हमेशा बोल सकते हो कट कट कट। ऑलराइट, ये दूसरा एंटीवायरस है। नेगेटिव थॉट आया, क्या बोलना है? कट कट कट। नेगेटिव थॉट आया, क्या बोलना है? कट कट कट। हाउ वंडरफुल, कट कट कट। हाउ वंडरफुल, कट कट कट। अब मैं आपको 10-15 सिचुएशंस देता हूं, इन 10-15 सिचुएशंस को पूरी तरह से मेरे साथ बताइएगा कि क्या बोलना है आपको। ऑलराइट, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने एक कार खरीदी या आपने एक बाइक खरीदी, कार खरीदी मान लीजिए, और आपने कार कहीं पे जाके पार्किंग में लगाई, पार्किंग में लगा के जब वापस आए तो आपने देखा कार पे किसी ने डैश मारा हुआ है। क्या बोलना है? आप कहेंगे सर गुस्सा आता है, मेरी नई कार पे कैसे किसी ने डैश मार दिया। दोस्त, गुस्सा करके जो मारना था, जो तो मार मूर के चला गया। अभी गुस्सा करके तुम किसको ब्लड प्रेशर ज्यादा होने वाला है ये बताओ मेरे को? गुस्सा करने से किसका डायबिटीज ज्यादा बढ़ने वाला है? गुस्सा करके कौन ज्यादा परेशान रहने वाला है? 90% लोग क्या करते हैं, मेरी कार को डैश मार गया, फिर कोई ना कोई पूछता है क्या हुआ, अरे कार को डैश मार गया, नालायक लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता, नई कार है, इनका क्या भरोसा है, इनको क्या पकड़ता है, कोई ऑटो वाला मार गया होगा, उसको 500 गालियां। अरे वो ऑटो वाला तो मार मूर के कहीं पेड़ के नीचे पड़ा होगा, आराम से अपने घर वालों के साथ टीवी देख रहा होगा, मस्ती कर रहा होगा, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होगा, फोन पे लगाओ। तुम घर का माहौल खराब कर रहे हो। तुम अगले 20 दिन तक तुमसे कोई भी पूछता है क्या हुआ, कार को डैश, इसकी जगह अब जो हो गया वो हो गया, इससे बुरा हो सकता था, कार को हल्का डैश हुआ, पूरी की पूरी कार उड़ सकती थी। जिस समय आपकी कार को डैश लगा, पता नहीं कितनी ही कारों का एक्सीडेंट होके वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। दोस्तों, कैन वी से हाउ वंडरफुल? दोस्तों, मान लीजिए आपके एक पैर में चोट लगी, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। दोनों में लग सकती थी, कई लोगों के दोनों पैर पूरी तरह से, और पैर में चोट लगी ये हमने गलती से बोल दिया तो हमको क्या बोलना है? कट कट कट। पैर में चोट लगी नहीं है लेकिन अभी हमने पैर में चोट लगा ऐसा बोल दिया तो हमें क्या बोलना है? कट कट कट। क्योंकि ये यूनिवर्स में ऑर्डर चला जाता है। जो शब्द आप बोलते हैं दोस्तों बहुत पावरफुल होते हैं। जो शब्द आप बोलते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। आप में से कितने लोग मेरे इस बात से सहमत है? कम ऑन टेल मी फास्ट। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है? दोस्तों, अगर आप अग्री हैं तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं यहां पे करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। हर रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक इसी YouTube चैनल पे मैं आप लोगों के लिए, इसी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्री का मेडिटेशन कोर्स भी ले रहा हूं। क्योंकि कई सारी चीजें जो यहां नहीं सिखा पाऊंगा वो सुबह ही सीखनी पड़ेगी। उसके लिए सुबह जल्दी आना पड़ेगा। 6 से 7 भी आप मेरे इसी YouTube चैनल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सारी की सारी जानकारी के लिए आप हमेशा एक पेज पे चले जाइए।
askbsr.com/live। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है। हाउ वंडरफुल एंटीवायरस है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ, अभी 6-7 दिन पहले ऐसा हुआ कि हमने कुछ काम किया और उसमें करीब 1-1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया।